तो सीधे चलते हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पर और यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 2025 में कुछ ही दिन रह गए हैं, 2026 आने वाला है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि निफ्टी कैसा दिखेगा 2026 में, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें अपने पैसे को अक्रॉस डिफरेंट एसेट्स कैसे पोजीशन करना चाहिए, खासतौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को देखते हुए। तो वीडियो में इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक्स के एग्जाम्पल्स के साथ। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, यहाँ पर जो भी हम डिस्कशंस करेंगे वो किसी तरह के बाई सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। तो सीधे चलते हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पर और यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझाने की कोशिश करते हैं। 2026 में निफ्टी कैसा दिखेगा, इसको समझने के लिए पहले के सालों में निफ्टी कैसा दिखता था एंड उसके अगले साल निफ्टी कैसा दिखा, ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हिस्टोरिकल डाटा की एनालिसिस से ही हमें समझ में आता है कि निफ्टी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एक मंथ का कैंडलस्टिक चार्ट मैंने लगा रखा है और इस एक मंथ के कैंडलस्टिक चार्ट पे हम तीन डिफरेंट केस सिनारियोज समझेंगे। तीन डिफरेंट केस सिनारियोज में हम ये समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में डिफरेंट सिनारियोज क्या हो सकते हैं बेस्ड ऑन द पास्ट हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड। एंड इसके लिए हमने यहाँ पे एक महीने का कैंडलस्टिक चार्ट लगा रखा। अब एक महीने का कैंडलस्टिक चार्ट का मतलब होता है कि एक जो कैंडल फॉर्म हुई है, हर एक कैंडल यहाँ पे 30 दिन या 31 दिन या 28-29 दिन, जो भी आप कह लीजिए, बेसिकली एक महीने की कैंडल है। अब उस एक महीने में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मार्केट कहाँ गया, इन सब की जानकारी आपको एक ही कैंडल से मिलती है। तो ये तो हम देख रहे हैं एक महीने के कैंडलस्टिक चार्ट, राइट। अगर हम इसी को देखें एक दिन के कैंडलस्टिक चार्ट पर, बेसिकली एक दिन के कैंडलस्टिक चार्ट में उस पर्टिकुलर डे में क्या हुआ, उस दिन में कहाँ पे ओपनिंग हुई, कहाँ तक मार्केट गया और कहाँ पे क्लोजिंग हुई, बीच में क्या क्या हुआ, उस सभी की इंफॉर्मेशन हमें एक कैंडल से मिलती है। ऐसे में हर एक दिन की कैंडल जो बनती रहती है वो शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी दिखाती है, इसलिए लॉन्ग टर्म के डिसीजन मेकिंग के लिए ये सुइटेबल नहीं होता है। तो इसी को अगर हम करें यहाँ पे एक वीक का कैंडलस्टिक चार्ट, तो बेसिकली एक वीक के कैंडलस्टिक चार्ट में अगर आप ध्यान दीजिए तो जो वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही थी वो थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी कि यहाँ पर आपको वो जो क्लटर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास जब भी यहाँ पे मार्केट आता है तब वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्जन साइकिल देखने को मिलता है बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डाटा। ठीक है, ये हमने देखा एक वीक का कैंडलस्टिक चार्ट। अब एक मंथ का कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है? एक मंथ का कैंडलस्टिक चार्ट बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्टडी करने के पर्पज से, एनालिसिस करने के पर्पज से आइडियल होता है। अब आइडियल कैसे होता है? यहाँ पे जब लॉन्ग टर्म में जब 50 डेज एंड 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आया हिस्टोरिकली, तब वहाँ से रिवर्जन हुए हैं। अब यहाँ पे जब भी आप जाएंगे, जब भी लॉन्ग टर्म में आपको ये 50 डेज या 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आता हुआ दिखाई देगा, तब वहाँ पे आप देखिए तो आपको फर्दर एक मोमेंट देखने को मिली है। अब यहाँ पे 2020 में देखें, कोविड के सिचुएशन में, तो शार्प एक ही महीने के अंदर यहाँ पे आपको 100 डेज मूविंग एवरेज भी दिख गया, यहाँ पे 50 डेज मूविंग एवरेज भी दिख गया। और अगर हम यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज लगा ले, अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको मैं कर दूँ अगर यहाँ पे 200 डेज का, और देखूँ कि भाई क्या कभी ये 200 डेज मूविंग एवरेज पे आया हिस्टोरिकली, तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में बहुत कम बार, रेयरली ऐसा हुआ है कि आपको 200 डेज का मूविंग एवरेज दिखाया हो एक मंथ के कैंडलस्टिक चार्ट पर हमारे निफ्टी 50 ने। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पे ओवरऑल बेस केस एनालिसिस, यानी कि निफ्टी 50 का एनालिसिस। यहाँ पे अगर हम देखें 12 मंथ का कैंडलस्टिक चार्ट, अब 12 मंथ का मतलब हर एक साल हमारा निफ्टी 50 कैसा बिहेव करता है उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो बहुत कम बार ऐसा होता है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं जो हमने यहाँ पे लिख रखा था। चलिए, इसको डिलीट कर दिया हमने। तो यहाँ पे बहुत कम बार ऐसा होता है कि 12 महीने की कैंडल्स पे
यानी कि हर एक कैंडल कितनी की है, 1 साल की है। 12 महीने के कैंडल पे जो हमारा निफ्टी है, बहुत कम बार ऐसा होता है कि आपको एक रेड कैंडल दिखाती है। क्यों ऐसा होता है, यहाँ पे देखिए 2008 के आसपास रेड कैंडल दिखाई थी, उसके बाद 9-10 2011 में दिखाई, 2015 में दिखाई थोड़ी सी छोटी सी रेड कैंडल। उसके बाद 2015 के बाद कोई भी ऐसा साल नहीं रहा जहाँ पे एक रेड कैंडल देखने को मिली। अब रेड कैंडल का मतलब क्या होता है, एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फॉल फ्रॉम अ हाई। तो इसका मतलब है कि 12 महीने मार्केट में गिरावट हुई। ये एक साल था 2008 का जहाँ पे 12 महीने मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। बाकी जितने भी साल आपको देखने को मिले हैं इस पर्टिकुलर साल को छोड़ के भी, 2012 2011 को छोड़ के भी, हर साल आपको मार्केट में एटलीस्ट 12-13% मूवमेंट देखने को मिलती रही है हिस्टोरिकली। ये बेस्ड ऑन डाटा है, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। बेस केस स्टडी यहाँ पे करने पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट 2026 में कैसा बिहेव कर सकता है बेस केस के हिसाब से, यानी कि निफ्टी 50 के हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से ऐसी सिचुएशन बिल्डअप हो सकती है। ये तो हो गया बेस केस सिनेरियो। अब हम देखते हैं बुल केस सिनेरियो, यानी कि मार्केट अगर बुल फेज में रहता है तो उसमें क्या होता है। अब बुल केस सिनेरियो में भी यहाँ पे आ जाती है ओवरऑल फंडामेंटल्स, यानी कि कंपनी के फंडामेंटल्स, निफ्टी 50 के कंपनियों के कंसोलिडेटेड फंडामेंटल्स, उनकी ओवरऑल अर्निंग रिपोर्ट्स पॉजिटिव रहती हैं एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स ठीक ठाक रहते हैं एंड हमारे ट्रम्प साहब जो है ठीक ठाक रहते हैं एंड स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फ्लोज कंटिन्यू रहते हैं। तो ऐसे केस में वहां पर एक सिचुएशन बिल्डअप हो सकती है जिसमें कि मार्केट अर्निंग एक्सपेंशंस के बेसिस पे अपवर्ड एक्सेलरेशंस देख सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 केस सिनारियोज हमने डिस्कस कर लिए। तीसरा क्या हो सकता है भाई, बियर केस सिनारियो। बियर केस सिनारियो कैसे पॉसिबल है, ग्लोबल स्लो डाउन हो जाए, 2008 में जैसे रिसेशन हुआ था उस तरह की सिचुएशन बिल्डअप हो जाए, या ट्रम्प साहब की जो नीतियां चल रही है उनकी वजह से मार्केट में एकदम से निराशा छा जाए। तो ऐसे फोर्सेस भी मार्केट को 2008 के जैसे सिचुएशन की तरह ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, ये तो 3 इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे बातें जान ली। अब 5 एसेट क्लासेस डिस्कस करने के पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं इन्फोसिस का। अब देखिए, इन्फोसिस जैसी कंपनियां अगर हम 12 महीने के कैंडलस्टिक चार्ट पर देखें तो अगेन यहाँ पर कम इंस्टेंसेस ऐसे हैं जिनमें कि 12 महीने में रेड कैंडल देखने को मिली हो। मोस्टली इंस्टेंसेस ऐसे हैं जहां पर ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। अब पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट मीन कि फ्यूचर में भी ऐसा हो, जस्ट एग्जाम्पल के पर्पज से हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। आपको कंपनी के फंडामेंटल्स एंड बिजनेस की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकी एनालिसिस कैसे करते हैं हमने वीडियोज में डिस्कस कर रखा है, हमने अपनी जो बकरी स्टॉक्स थ्योरी है वो भी डिस्कस कर रखी है। तो इन सब के बारे में सीखना और समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। जस्ट इन केस अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए तो हमने फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, हम आपको मदद जरूर से जरूर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में और भी सारे लिंक्स हैं, वो भी आप एक्सप्लोर करना ना भूलिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला एसेट क्लास हम डिस्कस करते हैं। पहला एसेट क्लास इनफैक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टॉक मार्केट, इक्विटीज, डायरेक्ट, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था इन्फोसिस का। इक्विटीज हमारे लिए ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट करने का। दूसरा है यहाँ पे यूएस स्टॉक्स या फॉरेन एसेट क्लासेस। अब यूएस स्टॉक्स यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यूएस स्टॉक्स में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं खासतौर पे भारत से, तो हमारे पास वेस्टेड जैसे प्लेटफॉर्म्स चाहिए। अगेन इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो भी थोड़े बहुत एफिलिएशन इनकम होती है वो हमें आएगी, बाकी आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने होंगे। यहाँ पर एप्पल जैसी कंपनियां यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास फॉरेन एसेट्स के ऑप्शंस रहते हैं, यानी कि भारतीय शेयर बाजार से भी बाहर के शेयर बाजार में हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो वहाँ पे हम एप्पल जैसी कंपनियाँ हो गई या टेस्ला हो गई या एनवीडिया जैसी कंपनियाँ हो गई, इनके ऑप्शंस हमारे पास होते हैं हमारी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा एसेट क्लास। अब तीसरा एसेट क्लास क्या होता है, ये हो सकता है एक इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टिंग। अब मोस्टली मान लीजिए हमने यहाँ पे निफ्टी का तो देख लिया 12 मंथ का चार्ट, अगर हम यहाँ पे निफ्टी 20 का देखें तो मोर ओवर आपको
वही देखने को मिलेगा जो कि निफ्टी में देखने को मिला था। अब निफ्टी 50 में तो 50 कंपनियां हैं, अब उन 50 की 50 कंपनियों को एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर हमारे लिए एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है जहाँ पे ETFs होते हैं। ETF क्या होते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अगेन उसके बारे में हमने वीडियोस बना रखी है, आप जस्ट टाइप करिए स्टॉक फॉर रिटेल ETF, आप उससे सीखिए कि ETFs क्या होते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। उसके लिए भी अगेन डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है क्योंकि वो मार्केट में ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो निफ्टी बीज है, निफ्टी बीज का जो हमने कैंडल देखा है, ये 12 महीने का कैंडल्स, ये आमतौर पे उसी तरह का देखने को मिलेगा जैसे कि आपको निफ्टी 50 के देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे गोल्ड एक एसेट क्लास रहा है हेजिंग के लिए, मोस्टली हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट। बट रिसेंट 1-1.5 साल में गोल्ड में हमें अनप्रेसिडेंटेड मूव देखने को मिला है। अब यहाँ पे गोल्ड का मूवमेंट और स्टॉक मार्केट का मूवमेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब जब गोल्ड में बड़ी मूवमेंट होती है तो मार्केट में बड़ी गिरावट होती है, जब मार्केट में बड़ी मूवमेंट होती है तो गोल्ड में बड़ी गिरावट होती है। हालांकि बड़ी गिरावट नहीं होती गोल्ड में हिस्टोरिकली, बट थोड़ी बहुत वहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। बट यहाँ पे पिछले 1-1.5 साल में अनप्रेसिडेंटेड मूव देखने को मिला है गोल्ड में। तो ऐसे में गोल्ड एसेट क्लास ओवरऑल रिस्क को मिटिगेट करने में हमारी मदद करता है, हमारे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में भी हमारी मदद करता है। ठीक है, गोल्ड के साथ अगेन आजकल बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं सिल्वर की, और सिल्वर में हमने देखा कि रिसेंटली सेबी भी एक कॉशन लेके आया था कि भैया डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत गलत हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट करना तो गलत नहीं है, बट रेगुलेशंस वहाँ पे नहीं है। इन बातों का हमें ध्यान देके चलना है जब भी हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करनी है। ठीक है, तो हमें रेगुलेटेड एंटिटीज पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि रेगुलेटेड एंटिटीज में क्या होता है, अगर हमारे साथ कोई इश्यूज आता है तो वहाँ पे सेबी जैसी बॉडी रहती है, हमारे ऊपर बैठी रहती है नजरें टिका कर, और वो हमारी मदद करती है। ठीक, इसके साथ ही साथ हमारे पास म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शंस होते हैं। अब जनरली मान लीजिए बीजी शेड्यूल है हमारा, हम बिजनेसमैन है या हम 9 to 5 की जॉब करते हैं, तो ऐसे में स्टॉक मार्केट की एनालिसिस हो या ETFs की एनालिसिस हो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। तो हमारे पास ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा एसेट क्लास है जहां पर हमारे लिए एनालिसिस करते हैं हमारे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, जो AMC द्वारा हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, एंड हमें बस कुछ सर्टेन म्यूचुअल फंड एंटिटीज़ में कुछ जो स्कीम्स होती है उनमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो ये स्कीम्स लार्ज कैप को भी फोकस करके हो सकती हैं, ये स्कीम मिड कैप को भी फोकस करके हो सकती हैं, ये स्मॉल कैप को भी फोकस करके हो सकती हैं, ये टैक्स सेविंग स्कीम्स भी हो सकती हैं, ये अगेन डेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट वाले म्यूचुअल फंड स्कीम्स हो सकती हैं। तो बेस्ड ऑन सर्टेन नीड एंड फाइनेंशियल प्लानिंग्स हमें एक सर्टेन स्कीम को सेलेक्ट करना होता है एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो जो AMC है, कई तरह की AMCs हैं, जैसे कि यहाँ पे आदित्य बिरला हो गया, एंजल वन म्यूचुअल फंड भी हो गया, ग्रो भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड लेके आ चुका है ऑलरेडी, ब्लैक रॉक है ही, HDFC, एक्सिस, कोटक, इन सभी के ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स हैं जिनको कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे डेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, साथ ही साथ कमोडिटीज़ के भी हैं, हाइब्रिड है यहाँ पे, एंड इक्विटी है। हाइब्रिड में क्या होता है, मान लीजिए कोई हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ पे डेट रिलेटेड फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, सो जहाँ तक 2026 की बात है तो हमारा निफ्टी 2026 में परफॉर्म करेगा वैसे ही जैसे कि फंडामेंटल्स उसके कहते हैं, एंड परफॉर्म करेगा वैसे ही जैसा कि ट्रम्प साहब चाहते हैं, या जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बिल्डअप होती हैं, या मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे हमारा मार्केट जो है मोस्टली परफॉर्म करता है। एंड एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जब होती है अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस, जब इन्वेस्टमेंट होता है लाइक डेट इंस्ट्रूमेंट हो गया, या म्यूचुअल फंड हो गया, या ETFs हो गया, या इक्विटी हो गया, वी कैन नेविगेट थ्रू डिफरेंट सिनेरियोज। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो लाइक जरूर से जरूर करिए, कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो कमेंट जरूर करिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनको भी ये समझ में आए चीज़ें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, एंड हाँ, डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक्स हैं आप उनको एक्सप्लोर करना ना भूलिए।